हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ आयरन हार्ट के एपिसोड 4 to 6 को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड 4 में हम देख पाते हैं कि रॉबिन अब हाथ धोकर रीरी के पीछे लगा हुआ है और वही रीरी भी काफी सीरियस हो जाती है। साथ ही साथ रॉबिन की जिस हुड के छोटे से टुकड़े को उसने उससे कट किया था, उस पर भी वो रिसर्च शुरू करती है और डिस्कवर करती है कि वो एक्चुअल में एक पावरफुल एनर्जी सोर्स है रॉबिन के लिए, जो काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ जेको को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि क्रू के लास्ट के दौरान रीरी ने हुड को काटने के लिए जिस हथियार को इस्तेमाल किया था, वो लेजर हथियार और किसी ने नहीं बल्कि जेके ने बनाया था, और गलती से रीरी उसे मौका वारदात पर छोड़ आई, जिससे रीरी काफी अपसेट होती है, क्योंकि उसके कारण जेके को इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। और वो तो उसके पास हुड की हेल्प के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन जेके से बात करने के लिए पहुँचती है, तो उनकी बातचीत से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जेके को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें रीरी ने जानबूझकर की है, जिससे उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। और रीरी जिसे भी इस बात की थोड़ी बहुत भनक लग जाती है कि रॉबिन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो उसके पीछे लग चुका है। साथ ही साथ जेके की टेक्नोलॉजी के बारे में भी उसे पता चल चुका है, जिस कारण वो चीजों को काफी ध्यान से करना शुरू करती है और साथ ही सतर्क रहना भी शुरू कर देती है, जिससे रीरी की मॉम हैरान हो जाती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। और हम देख पाते हैं कि रीरी उन्हें सब कुछ सच बता देती है, साथ ही उस हुड के पीस के बारे में भी, जिस कारण रीरी की मॉम उसे अपनी एक फ्रेंड के पास ले जाती है, जिसका नाम मेडेलाइन है। साथ ही साथ वो कमरताज में ट्रेन हो चुकी है, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी जेल्मा को भी ट्रेनिंग दी हुई है। और हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उस हुड पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जिससे मेडेलाइन को ये पता चलता है कि ये हुड एक डार्क डायमेंशन से बिलोंग करता है, जिसका इन्फ्लुएंस रॉबिन पर है और साथ ही इस दुनिया पर भी हो सकता है, जिस कारण वो जल्द से जल्द रीरी और उसकी मॉम को शॉप से निकालती है, उन्हें यही कहते हुए कि जिन भी चीजों से वो लोग जुड़े हुए हैं उसे जुड़ना नहीं है, और रीरी जितना जल्दी हो सके इन सारी चीजों से बाहर निकल जाए। जिस कारण रीरी और उसकी मॉम के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि रीरी अपनी दिल की बात अपनी मॉम से शेयर नहीं करती, जिस कारण हम देख पाते हैं कि रीरी अभी भी अपने पास ट्रॉमा से निकली नहीं है, जिस बारे में वो थोड़ी बहुत मॉम से बात कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो सूट लेकर सीधा जेवियर से मिलने चली जाती है, लेकिन जब जेवियर की मुलाकात रीरी से होती है तो उसकी नजर रीरी की एआई यानी कि नेटली पर पड़ती है, जिसे देखकर जेवियर काफी शॉक है। साथ ही साथ वो रीरी से चाहता है कि उस नेटली को वो बंद कर दे, यानी कि प्रॉपरली उस एआई को उसे डिलीट कर देना चाहिए, जो चीज नेटली को बुरी लगती है, जो काफी अजीब है, क्योंकि नेटली है तो एक एआई जिसमें इमोशंस आइडियली होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसे उस बात का बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रॉबिन्स ने जेल तोड़ दी है, जिसने जेकी को उस जेल से भगा दिया है और चाहता है कि वो रॉबिन के साथ काम करे, क्योंकि रीरी तो अब उनकी टीम में नहीं है, जिस कारण रॉबिन को उसका अल्टरनेटिव चाहिए था, जो और कोई नहीं जेके बनता है। जिसके बाद जेके के एग्रीमेंट के कारण रॉबिन उसकी बॉडी में बायोनिक एनहेंसमेंट डालता है, यानी कि वो उसकी बॉडी में उसे लगाता है, और वही स्लग सीक्रेटली रॉबिन को उसका रिमोट कंट्रोल दे देता है। जिसके बाद रॉबिन अपने पूरे क्रू को ये ऑर्डर करता है कि वो सभी मिलकर रीरी को खत्म कर दें, क्योंकि वही जिम्मेदार है जॉन की डेथ की। और फिर क्या, हम देख पाते हैं कि स्लग नेटली को कैप्चर कर लेता है और साथ ही रीरी के सूट को भी चुरा लिया जाता है, जिस कारण रीरी जाकर मिलती है जेल्मा से, जो उसे बताती है कि हुड में जो भी पावर्स हैं वो रिलेट करती हैं डोरमामू से, जो एक अलग डायमेंशन में काफी डार्क
एंटिटी माना जाता है। तभी रॉबिन्स के क्रू आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। रीरी जेल्मा को वहाँ से भेज देती है और खुद उन सभी से लड़ना शुरू करती है। क्लाउन के साथ फाइट करते वक्त रीरी उसे सच बताती है कि रॉबिन ने क्लार्क को मरवाया है। उसी वक्त नैटली रीरी की मदद करती है एस्केप करने में, लेकिन अभी भी वो हर्ट है, इसीलिए वो खुद को शट डाउन कर लेती है। तभी जेके अटैक करता है। अब वो बायोनिक इम्प्लांट के साथ आ चुका है और इलेक्ट्रिक पावर को यूज कर रीरी के सूट को तोड़ देता है और ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला होता है, पर लास्ट मोमेंट पे वो रुक जाता है। उसके अंदर कुछ ह्यूमैनिटी अभी भी बची हुई है। वो रीरी को बोलता है कि उसे ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, जिसके बाद रीरी अपनी मॉम रॉनी के पास जाकर उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन रॉनी उसे कंफर्ट करती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो अपने सूट बनाने के चक्कर में सब कुछ खो बैठी थी। साथ ही उसकी मॉम को भी वो भूल चुकी थी, जो सारी बातें सुन रीरी रो पड़ती है और उसी हालत में वो अपनी मॉम को बताती है कि वो सूट इसीलिए बना रही थी ताकि वो नेटली और गैरी को बचा सके, पर अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं। ये सुनकर रॉनी और नेटली जो वापस आती हैं डिसाइड करते हैं कि वो रीरी की हेल्प करेगी एक नया सूट बनाने में। गैरी के पुराने गैरेज में ही उसी कार के पार्ट से जो रीरी गैरी के साथ मिलकर बनाती थी। और वही दूसरी तरफ जेके और क्लाउन झूठ बोलते हैं रॉबिन को कि रीरी मर चुकी है। रॉबिन्स जेके को फुल टाइम क्रू में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, पर जेके उसे मना कर देता है, जिसे रॉबिन रोकता नहीं और वहाँ से जाने की इजाजत दे देता है। जिसके जाते ही क्लाउन फिर से एक और शॉकिंग बात डिस्कवर करती है, क्लार्क की ऑटोप्सी फेक थी। क्रू रॉबिन को कन्फ्रंट करता है, उसी ने क्लार्क को मरवाया था। गुस्से में रॉबिन पूरे क्रू को फायर कर देता है और उसके अंदर का हुड का डार्क इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता है। उसकी बॉडी में जो वेन्स थी वो ज्यादा दिखने लगते हैं। इसी बीच पार्कर जेके के साथ मिलके एक बोल्ड स्टेप लेता है, जिसके साथ जाने को जेके रेडी तो नहीं था, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि रॉबिन ने उस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि सारे कंट्रोल्स खुद के हाथ में रखे हुए हैं, तो वो उसी चीजों का इस्तेमाल कर अपने फादर के घर आ पहुंचता है, जिनका नाम आर्थर रॉबिन्स है। आर्थर रॉबिन्स एक बड़ा सीईओ है जिसका कंट्रोल उन सारी कंपनीज पे है जिन्हें क्रू ने मिलकर लूटा था। पहले तो आर्थर रिफ्यूज करता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से, लेकिन पार्कर उसके पास्ट के लिए कन्फ्रंट करता है कि उसे ऐसे अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहिए था, जो सिर्फ 12 साल का था, क्योंकि उस वक्त रॉबिन की मॉम की डेथ हो गई थी और फादर के अटेंशन के लिए रॉबिन अक्सर ऊट पटांग चीजें करता रहता था। जैसे आर्थर परेशान हो गया और उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, लेकिन अब वो फाइनली अपने फादर से उनकी सारी चीजें ले लेता है, यानी कि आर्थर सिग्नेचर के लिए अग्री कर जाता है। और उधर रीरी, रॉनी, नेटली और जेवियर के साथ मिल वो अपने लिए एक अल्टीमेट न्यू सूट बनाती है, पर अभी भी रीरी को इस बात की भनक है कि वो रॉबिन की डार्क पावर को अपने इस न्यू सूट के साथ कन्फ्रंट नहीं कर पाएगी, जिस कारण वो जेल्मा से कहकर उस पर मैजिकल प्रोटेक्शन ऐड करवाती है, जो जेल्मा करती तो है, लेकिन इस मैजिक का कॉस्ट रीरी को काफी भारी पड़ता है, क्योंकि उसे नेटली परमानेंटली डिलीट हो जाती है। जिसके बाद छठे एपिसोड में कहानी कुछ साल पहले की तरफ मूव होती है, जहां हम देख पाते हैं कि रॉबिन जॉन के साथ मिलकर चोरी कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है, जिस कारण जॉन रॉबिन को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उसे ये कहता है कि वो खुद जल्दी आ जाएगा। लेकिन रॉबिन जैसे ही वहाँ से निकलता है तो कुछ गार्ड्स उसके पीछे लग जाते हैं, जिससे बचने के लिए उसे रास्ते में एक अनचाहा दरवाजा नजर आता है, जिसमें से एक शख्स की आवाज उसे इनवाइट कर रही होती है, और बचने का कोई और रास्ता न होने के कारण रॉबिन उस दरवाजे में एंटर कर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उसे एक डील ऑफर करता है, जिसमें ताकत, रिस्पेक्ट और काफी सारा पैसा वो रॉबिन को दे सकता है अगर वो उसके साथ डील कर ले। तो हम देख पाते हैं कि रॉबिन, जो हमेशा अपने फादर के शेडो में रहा है, वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसे ही मोमेंट में वो बन जाता है द हुड, जैसे मेफिस्टो ने अपना हुड गिफ्ट किया है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि रॉबिन अब अपनी फैमिली का बिजनेस और पूरे मेंशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोल जेकी, जो एक पपेट बन चुका है। उधर रीरी, जो अभी भी नेटली को रिक्रिएट नहीं
कर पाई अपने दोस्तों और फैमिली की बात नहीं मानती, जिस कारण वो रॉबिन के पास चली जाती है उसके हुड के जरिए कुछ जवाब तलाशने के लिए। वही रॉबिन जो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है, वापस उसकी मुलाकात उसी हुडेड स्ट्रेंजर से होती है, जिसे वो गुस्से में पूछता है कि उसने उससे प्रॉमिस तो किया था कि वो उसे काफी दौलत, शोहरत और काफी सारी चीजें देगा, लेकिन अब जब उसके पास सब कुछ है तो उसके साथ कोई नहीं। जिसके जवाब में वो शख्स से यही कहता है कि जिस चीज की डिमांड उसने उसके सामने रखी थी वो ऑलरेडी उसे दे चुका है और अगर चाहे तो वो उसे और भी दे सकता है, जिस कारण रॉबिन का लालच और बढ़ जाता है। वही हम देख पाते हैं कि रीरी रॉबिन की हेडक्वार्टर आ पहुंची है, जहां उसका सामना होता है जैकी से, जो ना चाहते हुए भी रीरी से फाइट करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं बल्कि रॉबिन के पास है। और लड़ाई के दौरान रीरी उसे इस बात की कंफर्मेशन देती है कि वो रॉबिन से उसका पीछा छुड़वा सकती है, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है और रीरी उसे नॉकआउट कर उस पर थोड़ा कंट्रोल बनाती है, जिसके बाद उसके सिस्टम को वो रिबूट कर देती है, जिससे जैकी के पूरा कंट्रोल जो रॉबिन के पास था उससे वो फ्री हो जाता है, जिस कारण रीरी और जैकी के बीच जो दूरी आई थी अब वो वापस दोस्ती में बदल चुकी है। और जैकी जो रॉबिन का सामना करना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सिस्टम अभी रिपेयर यानी कि रिबूट मोड पर है, जिस कारण रीरी खुद ही रॉबिन का सामना करने चली जाती है, जहां पहुंचकर वो उससे हुड की डिमांड करती है, लेकिन रॉबिन उसे वार्न करता है कि ये हुड उसे वो चीज छीन लेगा जो चीज उसने इमेजिन भी नहीं की होगी, लेकिन रीरी उसके लिए रेडी है। जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक पावरफुल बैटल देख पाते हैं, जिस बैटल में रीरी पर रॉबिन भारी पड़ जाता है और ना चाहते हुए रीरी अपनी सूट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल देती है, जिस कारण एक ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं कि रीरी अपने सूट से निकल चुकी थी, वो भी अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल के कारण। पर अनफॉर्चुनेटली रॉबिन उसके सामने खड़ा है जो उस ब्लास्ट से बच गया है और आते ही वो रीरी को शूट करता है, लेकिन देख पाता है कि वो रीरी नहीं बल्कि एक होलोग्राफिक इमेज है और उसके पीछे रीरी खड़ी होती है और रॉबिन की हुड को निकाल लेती है, जिसे निकालते ही रॉबिन दर्द से तड़प जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद रीरी उस हुड को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी स्ट्रेंजर से होती है जो रीरी को उसके सूट से ऑटोमेटिकली निकाल देता है, जिस कारण रीरी उससे बातचीत करती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो मेफिस्टो है, यानी कि हेल का एक डेविलिश मैनिपुलेटर। वो रीरी को देखता है और कहता है कि वो जो भी चाहती है वो उसे दे सकता है, लेकिन उसे उसके साथ मिलकर काम करना होगा। और हम देख पाते हैं कि रीरी कुछ सेकंड के लिए सोचकर उसकी डील से ही अग्री कर जाती है और अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि रीरी गैराज में नेटली के सामने खड़ी है जो अभी भी जिंदा है। रीरी उसे हक करती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि रीरी के हाथों में और चेहरे पर मेफिस्टो के डार्क मार्क्स दिखने लगे हैं और यहीं पर ये सीजन तो खत्म होता है, लेकिन वही मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि रॉबिन जो अब अपने हुड के बिना पावरलेस हो चुका है, पर फिर भी वो उम्मीद नहीं हारता और सीधा वो जेल्मा के पास आ पहुंचता है, उसे ये कहते हुए कि उसे कुछ मैजिकल चीजें चाहिए जिसमें जेल्मा उसकी हेल्प कर सकती है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।